हेलो जी, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने इस बार का वीकली बाजार टॉक लेके। इस पर्टिकुलर सेशन में अगर आप पूरा देखते हो, मैं जानता हूँ काफ़ी लंबा सेशन हो सकता है ये। अगर आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखते हो तो आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे वो मैं समझा देता हूँ। नंबर वन, आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि करेंसीज काम कैसे करती हैं। एक करेंसी जो मजबूत है वो क्यों मजबूत है, दूसरी जो कमजोर है वो क्यों कमजोर है। एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट में जब बढ़ती कम होती है तो क्यों बढ़ती कम होती है इन जनरल। विथ सेकेंड चीज, विथ द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यूएसडी एंड आईएनआर, कि यूएसडी और आईएनआर का रिलेशनशिप क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी क्या है और आगे क्या चीज हो सकती है। वी आर नॉट मेकिंग एनी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ओवर हियर। हम लोग सिर्फ साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पे पॉसिबिलिटीज बना के छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस जर्नी के लिए रेडी हो तो अपना पेन पेंसिल पेपर लेके बैठो। ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहो। मैं पीपीटी तो डालने की कोशिश करूंगा ही, मैं डाल ही दूंगा फॉर श्योर, मेरे पास रखने के लिए नहीं बनाई है मैंने। लेकिन आप अपने नोट्स प्लीज बनाते रहिए। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। सेशन लंबा होने वाला है। पूरी शांति के साथ, पूरे फोकस के साथ सेशन को सुनना। आप लोगों के लिए वैल्यू एडिशन होगा। ये आपका गेम चेंज कर देगा फाइनेंस में फॉर एवर व्हेन इट कम्स टू यूएसडी आईएनआर। दैट इज माय प्रॉमिस। ठीक है। हाय, दिस इज पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस, नंबर वन, चलो पॉज नोटिफिकेशन भी अभी आ गया है, अच्छी बात है अपने स्टार्ट करने के पहले। राइट। देखो, सबसे पहले आप समझो कि रुपी की क्या हिस्ट्री रही है। अगर मैं सन 1913 में जाता हूं, ज्यादा नहीं, आज से 120 साल पहले, 112 115 साल पहले, ठीक है, तो 9 पैसे में $1 मिलता था। 9 पैसे में मतलब 0.09 रुपीस पर डॉलर। दिस वॉज द वैल्यू। राइट। एंड वो बढ़ते 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 कहां तक पहुंची अभी? 86 पॉइंट समथिंग समथिंग 04। समझना, ये जो जंप हुआ ना, इसमें क्या हुआ, 1913 से फिर 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब ₹3.30 प्रति डॉलर हुआ। फिर 1991 में जब लिबरलाइज हुई इकोनॉमी तो 22.70 पैसा प्रति डॉलर हुआ। फिर 2002 में जब पीक बना डॉट कॉम का, ठीक है, तब 48 हुआ। फिर उसके बाद देखो डॉलर कोलैप्स हुआ, 48 से 44 43 तक आया। समझना। फिर 2040 में बड़ा और अब 85 के अराउंड है। समझना मेरी बात, प्लीज अंडरस्टैंड। इस पूरी जर्नी में, जो जर्नी है ना 9 पैसा से 86 रुपीस की, इस जर्नी में डॉलर्स ने काफी सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। ठीक है। आपको ये समझाऊंगा मैं यहां पर कि ये जो फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं। देखो यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अ गुड स्टूडेंट, अ गुड प्रोफेशनल इज somebody who knows the history really well. A student of history always do very good in his life, ये बात ध्यान रखना। कारण क्या है? क्योंकि उसको इतिहास पता है। एंड हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स, ये बेसिक मंत्र है मार्केट का। एंड ये तो लाइफ का भी मंत्र है। इट्स अ बेसिक नेचुरल लॉ। जहां पर पहले भूकंप आया है वहां पर आगे भी भूकंप आ सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अपन समझते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होता है ये कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन में तोड़ दूंगा, इसको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में, आप समझते चलो बस कि एक्सचेंज रेट कैसे काम करता है। ये अपना सबसे नंबर वन टॉपिक है। एक्सचेंज रेट में आपको ये समझना है कि एक्सचेंज रेट जो होता है वो ये रेट होता है कि एक करेंसी और दूसरी करेंसी आपस में क्या रेट पे एक्सचेंज होंगे। मतलब मैं एक करेंसी का कितना आपको दूं तो आप दूसरी करेंसी का कितना मुझे दोगे, ये जो होता है ये एक्सचेंज रेट होता है। जैसे अगर आप देखोगे रुपी डॉलर रेट, तो रुपी डॉलर रेट जो है वो 85 रुपीस पर डॉलर है। समझना, इधर ध्यान से समझना। फिनेंस में जब आप आगे जाओगे, आप सीएफए में जाओगे, आप अगर सीए फाइनल एसएफएम में हो तो एक कॉन्सेप्ट आपको हॉन्ट करेगा, फॉरेक्स मैनेजमेंट। फॉरेक्स मैनेजमेंट करके एक चैप्टर आएगा सीएफए में, इकोनॉमिक्स के अंदर ही चैप्टर आएगा। इट विल बी वेरी हॉन्टिंग। आई एम ट्राइंग टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर ओवर हियर। आई एम टेकिंग आउट माई टाइम ऑन अ संडे, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप बहुत सिंसियरली पढ़ें
ऑन अ संडे। ठीक है, समझिए इधर एवरीवन। रुपी डॉलर में आप ये देखो कि यहां पर एक चीज लिखिए कि ये जो 85 रुपीज है, जब भी आप ऐसा लिखा हुआ देखोगे 85 रुपीज पर डॉलर, अभी क्या है ना, अभी तो ये बहुत आसान है क्योंकि आप डॉलर को वन में आंक रहे हो, समझ रहे हो आप। ये आपके लिए कैसे कॉम्प्लिकेट हो जाता है बताइए, ये हो जाएगा 1.0 और रादर 1.08 डॉलर पर जीबीपी। अब बताओ, अब जब इसमें ऑपरेट करना होता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि नहीं। जब न्यूजीलैंड डॉलर बाय पाउंड के अंदर ऑपरेट आपको करना पड़ेगा तब बहुत डिफिकल्टी पड़ेगी, वो क्लिक नहीं करेगा जितना आसानी से रुपी डॉलर में क्लिक कर जाता है, क्योंकि बचपन से सुना हुआ है ना। तो वो क्लिक कैसे कराना है उसका गणित समझ लेते हैं आज, बहुत सिंपल से। देख भाई, सिंपल सी बात है, तू ऐसा समझ कि तू डॉलर नहीं खरीदने जा रहा है, तू तो सेब खरीदने जा रहा है, एप्पल। आप एप्पल खरीदने गए हो मार्केट में आपने पूछा एप्पल कितने के दिए, उसने बोला 85 रुपीज के दिए एप्पल। 85 रुपीज के कितने, तो बोले 1 kg। आपने 1 kg एप्पल लिए, 85 रुपीज दिए, आप लेके आ गए। अब इस केस में आपके लिए कमोडिटी क्या है, आप खरीदने क्या गए, क्या आप खरीदने एप्पल गए। नाउ इमेजिन एप्पल एज अ डॉलर ओवर हेयर, है ना, एप्पल इज नथिंग बट डॉलर, ये एप्पल है। आप तो क्या खरीदने गए हो, आप एप्पल खरीदने गए, कितना रुपया दिया आपने, 85 दिया। तो जो आप खरीदने गए वो आपकी बेस करेंसी है, ये आपकी कमोडिटी है, इसको कमोडिटी जैसा ट्रीट करना हमेशा। दिमाग में इसको, डॉलर को आप कमोडिटी बना के रखना, सुनना मेरी बात। एंड आपने जब 85 रुपीज में वो, आपने जब वो 1 kg एप्पल खरीदा तो कितना पैसा दिया, 85 रुपीज दिया, रुपीज, 85 रुपीज दिया। क्या मैंने मेरी होम करेंसी दी क्या। कई बच्चे पता है इसको कैसे रट्टा मारते, पता है कि सर ऊपर होम करेंसी और नीचे फॉरेन करेंसी होगी तो वो डायरेक्ट कोट होगा, और जब ऊपर फॉरेन करेंसी और नीचे होम करेंसी होगी तो वो इनडायरेक्ट कोट होगा। क्या बकवास है ये, ऐसे रट के जाओगे क्या कभी भी जीवन में, समझ रहे हो। ये कमोडिटी है, और जिस करेंसी में आपने वो कमोडिटी परचेस करी है वो करेंसी आपकी प्राइस करेंसी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, डॉलर को हमेशा एप्पल समझ के चलना और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देना, ठीक है, समझिए। आप अब एक्सचेंज रेट्स को देखिए, ये एक्सचेंज रेट होता है, आपको समझ में आया। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि 108 रुपीज पर पाउंड ये रेट है, तो इसमें कमोडिटी क्या है, विच इज द बेस करेंसी, द बेस करेंसी इज जीबीपी। ये आप खरीद रहे हो ना। अरे यार देख, समझ मेरी बात, तेरे को जाना है लंदन, यूके पढ़ने के लिए, ठीक है, फीस भरने के लिए चाहिए 1 लाख डॉलर, 1 लाख पाउंड। तो क्या करोगे, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक के पास जाके क्या बोलोगे, मेरे को 1 लाख पाउंड दे दो, 1 लाख kg एप्पल दे दो। तो बैंक क्या बोलेगी, दे देते हैं 1 लाख किलो पाउंड, 1 लाख पाउंड, बट गिव अस फॉर 1 पाउंड वी वॉन्ट 108 रुपीज एंड समथिंग समथिंग पैसा एज आर कमीशन। तो आप मेरे को 1 करोड़ 8 लाख रुपए दे दो, गिन के ले जाओ 1 लाख पाउंड। तो आप बैंक को 1 करोड़ 8 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, तब बैंक आपको 1 लाख पाउंड देगी, और उस 1 लाख पाउंड से आप फीस भरोगे। समझ में आ रही है। तो इट्स अ ट्रेड, बेसिक ट्रेड और कुछ भी नहीं है, ये एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट भी 3 तरीके के होते हैं। हमें क्या होता है ना, हमें एक हाइंडसाइट परसेप्शन में रखा जाता है। आप लोगों का समय आ चुका है कि अब आप रिटेलर से उठ के प्रोफेशनल्स की तरफ सोचना शुरू करो, एज अ फाइनेंस, एज अ एज समबडी हु इज फाइनेंशियली वेरी अवेयर, राइट, हु हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, हु कैन नॉट बी फूल्ड इजिली। और वो कब आएगा पता है, वो चीज कैसे आएगी, वो चीज आएगी नॉलेज से। जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट करके क्या चीज हो रही है, वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार बन रहे हैं। लेकिन जिनको पता है, दोज हु आर अवेयर, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। सो इफ यू रियली वांट, ठीक है, कि आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को ऊपर उठा पाओ, अपग्रेड कर पाओ, तो नॉलेज को साथ में लेके चलना। एक्सचेंज रेट 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। नंबर 1, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसको प्यार से पेगिंग भी बोला जाता है, पेग्ड।
पेग्ड रेट। पेग्ड रेट का क्या मतलब है पता है? कि सऊदी, फॉर एग्जाम्पल, कि सऊदी और रियाल ने आपस में एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर दिया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम तो $1 में 2 रियाल देंगे, बस यही रेट चलेगा। एक्सटर्नल फैक्टर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। सर क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आप समझाओगे बाद में? बिल्कुल समझाऊंगा, डोंट वरी। आप अभी शुरुआत में लिखो बस इतना। ठीक है। यहां पर क्या होता है पता है? यहां पर एक करेंसी की वैल्यू, कौन सी करेंसी की वैल्यू समझ रहे अपन? डॉलर की वैल्यू इज पेग्ड टू अदर करेंसी, सॉरी, यहां पर जो करेंसी की वैल्यू है वो रियाल है। रियाल इज पेग्ड टू अदर करेंसी, अदर करेंसी लाइक डॉलर, या फिर बास्केट ऑफ करेंसी से भी पैक्ड हो सकती है। ये बास्केट ऑफ करेंसी क्या है मैं बताऊंगा आगे, डोंट वरी। ऐसा क्यों करा जाता है? यूजुअली जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। पेगिंग क्या होती है, कैसे नहीं होती, आई एक्सप्लेन इट टू यू। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? स्टेबिलिटी इन द ट्रेड, ताकि ट्रेड आसान हो जाए होना। क्या होता है ना, सऊदी से जब यूएस को बहुत ज्यादा तेल खरीदना पड़ता था, ठीक है, तो जब यूएस की यूएसडी ऊपर नीचे होता था तो तेल का इनफ्लो आउटफ्लो भी कम ज्यादा होता था। तेल महंगा पड़ता था यूएस के लिए, फ्लक्चुएट होता था, वोलेटाइल होता था। तो पेगिंग करवा दी, अब स्टेबिलिटी आ गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल में। सेंस क्या है? अब यूएस को पता है कि मेरे को अगले साल भी तेल इसी रेट पे मिलेगा, उसके अगले साल इस रेट पे मिलेगा, उसके विजिबिलिटी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, बट यू नीड वेरी लार्ज रिजर्व्स फॉर दिस। पेगिंग करने के लिए आपको बहुत बड़ा रिजर्व चाहिए। आप जिस करेंसी से अपनी कंट्री की करेंसी को पेग कर रहे हो, आप सोचो अगर इंडिया ये बोल दे, ठीक है, कि हम तो भाई साहब इंडियन रुपी को नेपाली रुपी से पेग करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, कि जो नेपाली रुपी की वैल्यू है वो नेपाली रुपी बोलता है, हम खुद इंडिया से पेग करते हैं तो हमसे पेग करता है। ऐसा थोड़ा ना होता है। वी कांट डू दैट, राइट? बट क्या इंडिया यूएसडी से खुद को पेग कर सकता है? समझ रहे हो? सरेंडर कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है कि भाई साहब अब तो हम जो भी हैं यूएसडी के हैं, और अब तो यूएसडी जो है वो हमारा है, और हम तो इतने रुपए पे काम करेंगे, कर सकते हैं। समझना, लॉन्ग टर्म कैसी होती है अपन समझेंगे। किन कंट्रीज ने करी? बर्म्यूडा ने करी है, से फॉर एग्जाम्पल। अगर आप बर्म्यूडन डॉलर को देखोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट $1 के बराबर है। एक बर्म्यूडन डॉलर को उन्होंने एक यूएसडी से पैक कर दिया। तो आप बोल रहे हो कि सर एक रुपये इक्वल्स टू $1 हो सकता है? हाइपोथेटिकल है, तो बात करने में कोई मजा नहीं आएगा, उसमें कहानीबाजी वाली बात हो जाएगी सर। समझ रहे हो? अपने को यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। दिस इज माई नंबर 1 एक्सचेंज रेट। माई नंबर 2 एक्सचेंज रेट वुड बी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मतलब यहां पर क्या करा है, गवर्नमेंट ने मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे छोड़ दिया है। डिमांड और सप्लाई, प्योर डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है क्या रेट होगा। एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जापानीज येन और डॉलर। इसीलिए आप देखोगे इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होता है यूएसडी जेपीवाई। समझ रहे हो आप? यूएसडी जेपीवाई जो ये है, इट इज ऑल्सो अ करेंसी जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। मैं आपकी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेक्स वालों की, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब बताऊंगा। समझना, इससे क्या होता है पता है? इससे सेंट्रल बैंक को रियल टाइम इकोनॉमी का व्यू मिलता है। कारण क्या? लोग कैसा सोच रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, क्या डिमांड आ रही है, किसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, किसकी डिमांड कम आ रही है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। तो जो व्यू है वो एग्जैक्ट व्यू मिलता है। मैं रियल टाइम डिसीजन मेकिंग कर पाता हूं। ठीक है। एंड नंबर तीसरा जो इंडिया में होता है, हम है ना मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट यूज करते हैं। मतलब हम, दिस इज नॉट 100% डिमांड एंड सप्लाई। मतलब हम बोलते हैं कि हम मार्केट बेस्ड हैं, कि यूएसडी आईएनआर का जो रेट है वो मार्केट डिसाइड करता है। बट यहां पर हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। वो बार बार आके इंटरवीन करती है और वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, या फिर अगर आप बोलो तो वो गाइड भी करने की कोशिश करती है। मतलब अगर, क्या समझना, क्या यूएसडी आईएनआर को कम करा जा सकता है अगर आरबीआई चाहे तो? यस। बट क्या 86 रुपीज से 68 रुपीज करा जा सकता है? नो।
मैं बताऊंगा उसका क्या रीजन है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेशन, इट इज लाइक अ फुल फ्लेजेड क्लास ऑफ माइंड जो मैं लेता हूं। समझ रहे हो आप, बिल्कुल वैसे ही आप समझना है इसको। हमारे यहाँ पर क्या होता है पता है, हमारे यहाँ पर आरबीआई बीच में आता है। आरबीआई, जब आरबीआई को लगता है ना कि यार यूएसडी डॉलर, तो आरबीआई देखते हो आप बीच बीच में आरबीआई कटिंग लगाता है कि आप अब यूएस से ये नहीं ला सकते, आप बाहर से ये नहीं ला सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, राइट। सो दे कीप ऑन चेंजिंग द रेट्स। जापान में ये चीज नहीं होती, जापान में फ्री फ्लो है, जिसको जो लाना है वो लेके आएगा, जिसको जो लेके जाना है वो लेके जाएगा। आपकी करेंसी की 12 बज रही बजनी है तो दैट इज योर फेट। इंडिया में ऐसा नहीं होता, रिजर्व बैंक संभालने आता है। इस तरह की अगर आपको मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चाहिए तो आपको एक सफिशिएंट रिजर्व चाहिए जो इंडिया जैसी कंट्री के पास है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ट्रेड इंटैक्ट रहती है। कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ट्रेड में क्या बोल रहा हूँ मैं, यूएसडीआईएनआर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। आप एक बार फिर से इसको रिविजिट करना, आप सिर्फ नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब कि इन तीन रेट तो आपने बता दिए, तीनों में से कौन सी रेट सबसे बढ़िया है, क्या इसका कोई एक आंसर हो सकता है? कभी भी नहीं। आप समझना, फाइनेंस के स्टूडेंट हो आप लोग जब कंसेप्ट पढ़ोगे और वो कंसेप्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे और कोई आपसे पूछेगा इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो कभी भी कोई भी चीज बेस्ट नहीं होती रियल टाइम में, रियल लाइफ में। समझ रहे हो, सब सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट। लाइक फॉर एग्जांपल कौन सा एक्सचेंज रेट आप यूज करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, आप कौन सी कंट्री, क्या कंट्री की क्या इकोनॉमी ड्रिवन कर रही है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी है, आप इंडस्ट्री कंसंट्रेशन पे हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन है, सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है, या कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ड्रिवन इकोनॉमी है। समझ रहे हो, जैसे कोई पर्टिकुलर छोटा सा कोलंबिया है, कोको बेचता है, पूरी दुनिया का मेजॉरिटी कोको सप्लाई वहां से आ रहा है। समझ रहे हो आप, ब्राजील है, शुगर बेच रहा है, शुगर केन है, इस तरह की इकोनॉमी है, और उसके हिसाब से अपने चुनना पड़ता है। बट एक चीज अपने को बहुत ध्यान से समझनी है, आप कोई भी एक्सचेंज रेट चुन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सैनिटी मेंटेन करने के लिए एक प्रिंसिपल है जो फर्स्ट टाइम मैं आपको पढ़ाता हूं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल ट्रिनिटी। ये चीज है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल ट्रिनिटी है, ये मेंटेन होना चाहिए। फाइनेंशियल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल ट्रिनिटी क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक कंट्री ये तीनों चीजें कभी भी एक टाइम पर अचीव नहीं कर सकती। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू अचीव ऑल थ्री एट अ सेम टाइम। व्हाट इज ऑल थ्री? कि कंट्री के अंदर फ्री कैपिटल मोबिलिटी रहे, आप जितना पैसा चाहे उतना ले जा सकते हो, जितना आपको पता है। आप इंडिया में 2000 यूएस डॉलर से ज्यादा यूएस डॉलर होल्ड नहीं कर सकते, इट इज अ क्राइम। अंदर हो जाओगे आप, ईडी छापा मार सकता है आपके घर पे। समझ रहे हो आप? मियर आप बोल रहे हो सर मेरे पास $2500 है तो क्या मैं क्राइम कर रहा हूं? एब्सोल्युटली यस, नॉट इवन अ सिंगल सेंट। समझ रहे हो, लॉ इज लॉ। आप वहां बोल नहीं सकते कि मैंने 2000 के ऊपर $1 थे या 2000 के ऊपर $10,000 थे। उसको चिपकाना होगा तो चिपका ही देगा आपको। क्या बहुत कंट्रोल्ड होता है क्या इंडिया के अंदर? आप क्या कितना भी सोना लेके आ सकते हो? क्या ड्यूटी लगाई जाती है? ड्यूटी लगाने का पर्पस क्या होता है? आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, 1 मिनट, कितने मोबाइल है? 15 मोबाइल। क्या करोगे 15 मोबाइल का? बोले स्टाफ को बांटूंगा। अच्छा चलो, फिर पहले टैक्स दो, राइट। डिस्करेज करने के लिए ही तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि फ्री कैपिटल मोबिलिटी को डिस्करेज करा जा सके। आप ये चीज नंबर वन। नंबर टू, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कि आपने पेग भी कर दी, मतलब आपकी फ्री कैपेबल मोबिलिटी भी फ्री है, कैपिटल भी फ्री मोबिल हो रही है, आपने करेंसी को भी पैक कर दिया है, और साथ में आपकी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तीनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही ना। अगर आप ये दोनों कर दोगे तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बना पाओगे? अरे भाई, मैंने अगर बोल दिया कि 1 रुपये इक्वल्स टू 1 यूएसडी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या ये है कि मैं जो यूएस की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस पे थोप रहा हूं, कि अब जो यूएस का इन्फ्लेशन है, अब जो यूएस में जो रेट पे ब्रेड मिलता है वही रेट पे इंडिया में ब्रेड मिलेगा। अब जो यूएस के अंदर, मैं बोल रहा हूं थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि अपना साइज बहुत बड़ा है, बट अगर छोटा साइज है तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या बर्मा ये चीज कर, भूटान ये चीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है।
भूटान ये बोल सकता है कि एक भूटानी, हम तो अब भूटानी रुपये की जगह भूटानी यूएसडी करेंगे, भूटानी डॉलर, और एक भूटानी डॉलर BHD इक्वल्स टू 1 USD, है ना। तो भूटान ने क्या करा, अगर भूटान ने फॉर एग्जाम्पल ये चीज कर ली, तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव अडॉप्टेड द इकोनॉमी ऑफ यूएस एज इकोनॉमी ऑफ भूटान। If a loaf of a bread is available in US for $1 or $2, $2 में आपको एक ब्रेड का पैकेट यूएस में मिल रहा है, तो $2 में आपको एक ब्रेड का पैकेट भूटान में मिलेगा। क्या चीज समझ में आ रही है? इसको ये इसमें हो गया, तो फिर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करी? समझ रहे हो आप? इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है? क्या डोमेस्टिक इश्यूज को एड्रेस करते हुए जो कंट्री इकोनॉमी पॉलिसी बनाती है वो बोलेंगे आप इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ एनी अदर थर्ड पार्टी। डेफिनेटली हमारी पॉलिसी भी चेंज होगी बेसिस योर एक्शंस। अगर इंडिया के ऊपर आज बैन लगा दे यूएस कि इंडिया से कोई व्यापार नहीं करना है, तो क्या इंडिया को एग्रेसिवली अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेंगे? तो वो भी तो मेरा इंडिपेंडेंस है कि मैं कर पा रहा हूं। भूटान नहीं कर पाएगा ना। एक बात बता रहा हूं, अगर पेक्ड है तो ये फाइनेंशियल ट्रिनिटी का प्रिंसिपल, अपन इस पे वापस आएंगे, डोंट वरी। समझो एक करेंसी का अप्रिसिएशन क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। करेंसी का अप्रिसिएशन क्या होता है? करेंसी का मतलब क्या है? डॉलर। डॉलर मतलब एप्पल। एप्पल का बढ़ना, एप्पल के भाव बढ़ने का क्या मतलब है? पहले आप 85 रुपीज में 1 kg एप्पल खरीद पा रहे थे, अब आप 86 रुपीज में 1 kg एप्पल खरीद पा रहे हो। तो कौन स्ट्रांग हुआ? रुपया स्ट्रांग हुआ या एप्पल स्ट्रांग हुआ? एप्पल स्ट्रांग हुआ मेरे भाई। तो एप्पल स्ट्रांग, समझ रहे हो आप? अच्छा, करेंसी अप्रिसिएशन में यहां पर पहले इसने करेंसी डिप्रिसिएशन का एग्जांपल लिया, रुपी अप्रिसिएशन का एग्जांपल ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा देखना। ठीक है, पहले आप 85 रुपीज के अंदर एक एप्पल ले रहे थे, 1 kg एप्पल। अब 80 रुपीज के अंदर 1 kg एप्पल आ रहा है। क्या एप्पल की औकात कम हुई है? एप्पल की औकात कम हुई है। पहले 85 रुपए किलो था, 80 रुपए किलो है। तो जब एप्पल की औकात कम हुई, दो ही प्लेयर है, जब एक बढ़ा, एक घटा तो दूसरा बढ़ा। कौन, किसकी ताकत बढ़ी? यहां पर एक की घटी, एप्पल की ताकत घटी, एप्पल की औकात कम हुई, तो किसकी ताकत बढ़ी? रुपए की ताकत बढ़ी। वाई? बिकॉज नाउ यू नीड टू पे लेसर रुपी फॉर 1 एप्पल, 1 kg एप्पल। एप्पल, मैं तो एप्पल बोल रहा हूं, आप डॉलर समझ रहे हो, मेरे को पता है। तो जब यहां से 86 रुपीज से अगर डॉलर अब 81, 83, 82, 80, 79, 78 कुछ भी चला जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? रुपया अप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और यहां से 86 से 90 जाता है तो डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है और रुपए की लंका लग रही है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर रुपया अप्रिशिएट होता है तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, प्लीज। क्या मैं पहले जो चीजें, $1, अगर मैं पहले $1,000 का कोई आइटम बाहर से मंगवाता था, मैं तो व्यापारी हूं, तो मेरे को 85,000 रुपीज देना पड़ते थे। ठीक है, अब मुझे क्या 80,000 ही देना पड़ रहा है? तो मेरा इंपोर्ट चीप हुआ है क्या? नंबर वन, इंपोर्ट चीप होगा तो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इजी होगी, आपकी इन्फ्लेशन में सॉफ्टनेस आएगी, ईज होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कम हो जाएगा, ईज होगा। ठीक है, इंडियन गुड्स जो हैं वो डिफिकल्ट हो जाएंगे बायर्स के लिए, ग्लोबल बायर्स के लिए। सोचिए आप, पहले आपका जो प्राइस, समझना, से फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका जो गुड था वो 85,000 रुपीज का था। ठीक है, उसको खरीदने के लिए इस बंदे को $10,000, $1,000 पे करना पड़ता था। ठीक है, अब जो रुपी वर्सेस डॉलर का इक्वेशन है वो 80 रुपीज का हो गया है। तो अब $1,000 में इसको 80,000 ही मिल रहा है, तो इसको 5,000 के डॉलर और खरीदने पड़ रहे हैं ना, 5,000 रुपए के डॉलर। तो जो बाहर से व्यक्ति इंडिया का सामान खरीद रहा है उसके लिए एक्सपेंसिव हो गया है, अगर रुपी अप्रिशिएट होता है तो इससे क्या होगा? डिमांड रिड्यूस होगी, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो हर्ट होंगे। समझ रहे हो? इट इज नॉट अ गुड थिंग। आपको लग रहा है अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी समझना, आपका भेजा भंड होगा पूरा, दिमाग कोलैप्स हो जाएगा बिल्कुल, क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या बता रहे हो, समझना। और ये है ना, एफपीआई को अट्रैक्ट करेगा। एफपीआई को अट्रैक्ट करेगा, क्यों अट्रैक्ट करेगा पता है? स्ट्रॉन्ग रूपी जो है ना वो उनके रिटर्न्स को बड़ा कर देंगे। मैं बताता हूं कैसे, ये समझना जरा।
अभी है 85 रुपीज में $1, ठीक है। यहां पर हुआ 80 रुपीज में $1, और ये जो हुआ ये 1 साल हुआ, मान लो 1 ईयर। एक एफआईआई ने क्या करा, एक एफआईआई ने यहां पर $1 लाख लगाया। तो उसने क्या करा, $1 लाख को पहले रुपए में कन्वर्ट करा, तो 85 लाख रुपीज में कन्वर्ट करा, और उसको इन्वेस्ट करा यहाँ पर 10% पे। मैं सिंपल कैलकुलेशन की इसके लिए ले रहा हूँ इसको। तो जब इसने यहाँ पर कन्वर्ट करा तो ये कितना हुआ, ये हुआ 9,35,000, 93,50,000 1 साल के बाद 85 लाख, ठीक है। उसमें 8.5 लाख और बढ़ गए। अब जब ये वापस लेके जा रहा है तो क्या, जब इसने डॉलर बेचा था तो वो डॉलर आपने 85 रुपीज में खरीदा था। अब जब ये वापस जाके डॉलर खरीदेगा तब आप इसको डॉलर 80 रुपीज में बेच रहे हो। क्या आपने खड़े खड़े इसका ₹5 का मुनाफा करवा दिया प्रति डॉलर? मेरी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, बताता हूं आपको, समझना। आइडली अगर यहां पर डॉलर 85 रह जाता, समझना, तो पता है जब इसको मैं कन्वर्ट करता तो कितना अमाउंट होता? तो अमाउंट होता एग्जैक्टली $1,10,000। लेकिन अब यहां पर ये 85 नहीं है, अब ये यहां पर कम होके 80 रुपीज हो गया है, ठीक है। तो जब ये कम होके 80 रुपीज हो गया है, एक मिनट, लेट मी जस्ट डू इट क्विकली। 80 रुपीज हो गया, 93,500 डिवाइडेड बाय 80। तो अब एक्चुअल में कितना आ रहा है पता है मेरे को? एक्चुअल में कितना मिल रहा है यहां पर? अब जो मुझे एक्चुअल में मिल रहा है वो मिल रहा है $116,875। तो ये जो एक्स्ट्रा मुझे ₹6,875 मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अप्रिसिएशन इन रुपी, है ना। रुपी अप्रिशिएट हुआ तो डॉलर डिप्रिशिएट हुआ, डॉलर की औकात कम हो गई, बहुत बढ़िया, मेरे को ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं। मेरे को तो डॉलर में खर्चा करना है ना मेरे घर पे, मेरे को क्या करना है रुपये से। समझ में आ रहा है? ये लास्ट लाइन उसी के बारे में लिखी गई है। प्लीज, व्हाट इज करेंसी डिप्रिसिएशन? यहां पर क्या हो रहा है, उल्टी हो रही है, उल्टा चीज हो रहा है। पहले 85 रुपीज के अंदर एप्पल मिलता था, वो एप्पल 90 में मिल रहा है, तो रुपी डिप्रीशिएट हो रहा है। रुपी डिप्रीशिएट होगा तो क्या होगा, उल्टी चीज होने लग जाएगी, एग्जैक्ट अपोजिट। मेरे को बाहर से अब चीज मंगवानी है, तो पहले जो जिस चीज के लिए मेरे को 85 देना पड़ते थे अब 90 देने पड़ रहे हैं, तो मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मेरे एक्सपोर्टर्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो चीज पहले बिकती थी और 85 आता था अब उसका 90 आ रहा है, राइट। तो मेरा इंडिया की गुड्स चीपर हो जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी ग्लोबली, इंडिया के गुड्स भी चीपर होंगे ना। पहले जो चीज़ 85 रुपीज़ में खरीद पा रहे थे, 85 रुपीज़ की चीज़ $1 में खरीद रहे थे, अब $1 में 90 का आइटम मिल रहा है, तो 85 की चीज़ अब $1 से कम में मिल रही है। तो मेजॉरिटी पीपल विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम इंडिया, राइट, और बाइंग द गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो एक्सपोर्टर्स की भी बल्ले बल्ले, ये भी मजे में, ये भी मजे में, सभी मजे में। हर हर महादेव, समझिए सर। एफडीआईज अट्रैक्ट होंगे, एफडीआईज अट्रैक्ट होंगे मतलब क्या करेंगे एफडीआईज यहाँ पर? एफडीआईज अट्रैक्ट मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? इंडियन असेट्स में, लैंड में, फैक्ट्रीज में, बिजनेसेस में। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको लोअर कॉस्ट होगा एस्ट इन कंपेयर टू देयर होम करेंसी। इंडिया की करेंसी कम होगी, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है ना, सस्ते में लोन मिलेगा, समझ रहे हो आप? कर और बताऊंगा आगे, कभी सब कनेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी। आपको सस्ते में लोन मिलता जाएगा। सर आप ये बोल रहे हो कि क्या भविष्य में इंटरेस्ट रेट और कम होंगे? होंगे ही होंगे, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। एफपीआई जो होते हैं, यहां पर एफपीआई थे, उधर एफडीआई थे। एफपीआई क्या होते हैं? ये इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने आते हैं। और एफडीआई क्या होते हैं? ये लोग क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, चले जाते हैं। और एफडीआई क्या होते हैं? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये बिजनेसमैन है जो इंडिया में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आता है। टूथपेस्ट, कोलगेट, कोलगेट इज एन एफडीआई, समझना इधर। नाउ, क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है? नंबर वन इज इन्फ्लेशन। थोड़ा सा जरा समझना, मैं 1 मिनट के लिए मानता हूं हाइपोथेटिकल सिनेरियो अभी, ठीक है, कि इस समय $100 का $1 है,
ठीक है। और एक डोसा अगर आप इंडिया में लेते हो तो 100 रुपए का मिलता है, अगर आप यूएस में खरीदते हो तो $1 का मिलता है। तो उसके हिसाब से मैंने इंडिया की करेंसी की पैरिटी बना दी कि यूएस में अभी जो डोसा मिल रहा है वो $1 का मिल रहा है, और इंडिया में 100 रुपए का अगर मिल रहा है तो इंडिया के यूएस के जो $1 है वो इक्वल हो जाएंगे इंडिया के $100, 100 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ पता है, भविष्य में इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन कैसा आया, इंडिया में जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन आया इंडिया में 6%, और यूएस में इन्फ्लेशन आया 2%। तो इंडिया का जो डोसा है उसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई, $106। और जो यूएस का डोसा है $1 वाला, उसकी कीमत 2% से बढ़ के कितनी हो गई, $1.02। समझना। अब अब एक्चुअली में अगर आप देखोगे जो एक्सचेंज होना चाहिए वो अब एग्जैक्टली exactly थोड़ा सा डायनेमिक चेंज हो गया ना। मैं ऐसे बताता हूँ को व्हाइट बोर्ड में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले था $1 100। ठीक है, परफेक्ट। ये अदर उल्टा बता दिया मैंने इसको, मेरे को ऐसे बताने दो। यस, रादर ₹100 से मैं $1 ले रहा हूं। ठीक है, ये बड़ा 6% तो हुआ $106। अब $106 से आप कितना ले रहे हो, $1.02। तो आइडल केस के अंदर ये ना 1.106 डिवाइडेड बाय 1.02 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दिस इज नॉट योर एक्सचेंज रेट। इसके लिए ना फिशर इफेक्ट का फॉर्मूला लगेगा। फिशर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है पता है, वो ये बोलता है कि आपकी पुरानी एक्सचेंज रेट क्या थी। तो पुरानी एक्सचेंज रेट थी मेरी 100 इंटू नई इन्फ्लेशन का रेट क्या है, 1.06। ठीक है, तो 1.06 डिवाइडेड बाय 1.02। ठीक है, तो नया रेट क्या आएगा, 1.03। अब अगर ये 103.92 से ज्यादा या कम हो गया रेट तो लोग है ना आर्बिट्राज करेंगे। कैसे आर्बिट्राज करेंगे पता है, यूएस का बंदा है ना क्या करेगा पता है, यूएस का बंदा यूएस से डोसा खरीद के इंडिया में बेच के प्रॉफिट कमा लेगा, या इंडिया से डोसा खरीद के यूएस में बेच के प्रॉफिट फ्री में कमा लेगा। तुरंत डोसा खरीदेगा, तुरंत डोसा बेचेगा। मैं डोसे से समझा रहा हूं आपको ये चीज, इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। आप इसको कहीं साइड में लिख लो, आप इसको गूगल कीजिएगा, चैट जीपीटी की मदद से भी समझिएगा। ठीक है, समझना इधर। तो अब क्या हो गया, अब है ना, अब जो नया रेट आया वो आया $103.92। जब तक ये रेट $103.92 बना रहेगा तब तक कोई आर्बिट्राज नहीं है, तराजू का कांटा बराबर है। लेकिन जैसे ही ये रेट 104, 105, $110 हो गया, फॉर एग्जाम्पल $110 हो गया, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं $1 में यूएस से डोसा खरीदूंगा और उसको $110 में बेच दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बैठे बैठे फ्री में पैसा कमा रहा हूं, ये चीज समझिए। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेंसी के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, करेंसी के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वो जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस इंटरेस्ट इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बोला जाता है इसको। दिस इज इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। मुझे पता है ये समझना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि यार सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण, और सिर्फ इन्फ्लेशन ऐसी चीज नहीं है जो इस पे फैक्टर करती है। इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी भी लगती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, हेजिंग कितनी कर रखी है, क्या लोन्स दे रखे हैं, क्या रेमिटेंसेज होते हैं आपके डेली बेसिस पे, और भी बहुत सारी अदर थ्योरीज इसमें होती हैं जो प्ले आउट करती है। समझ रहे हो आप? आई अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। सेकेंड फैक्टर क्या है, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब समझना बहुत आसान है। कोई भी कंट्री जिसकी इन्फ्लेशन ज्यादा है, जैसे कि इंडिया 6%, ठीक है, उसके इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू अ कंट्री जिसकी इन्फ्लेशन कम है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। तो यूएस के कंपैरिजन में इंडिया के रेट ज्यादा रहेंगे। अब से फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो 8% का रेट यूज करता है, और यूएस जो है वो 3% का रेट ऑफर करता है। आप इंडिया में एफडी कराओ तो 8% का रेट मिलेगा, यूएस में एफडी कराओ तो 3% का रेट मिलेगा। तो क्या, समझना, तो क्या कोई शाना व्यक्ति होगा तो क्या वो एक काम करेगा कि वो यूएस से फंड को बोरो करेगा 3% पे,
और वो इंडिया में इन्वेस्ट कर देगा 8% पे, और 5% क्या ये मुफ्त का मुनाफा है क्या? इसको मुफ्त का मलीदा भी बोला जाता है यूपी की कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, इस चीज को, कि फ्री का प्रॉफिट है 5%। जो ये थ्योरेटिकल है, इसको कैश कैरी बोला जाता है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कैश कैरी ट्रेड। जिस कंट्री में आपको करेंसी चीप अवेलेबल हो रही है, चीप बोरोइंग रेट्स पे अवेलेबल हो रही है, उस करेंसी से बोरो करो, और जहां पर आपको ज्यादा रेट मिल रहा है उस करेंसी में इन्वेस्ट करो। इस प्रोसेस को कैश कैरी बोला जाता है। ठीक है, अब होगा क्या? सिंस आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है मार्केट में, है ना, समझ रहे हो आप, तो करेंसीज है ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाती है। ये कभी भी सिचुएशन होगी नहीं आपके साथ कि आप 5% फ्री कमा लो। क्या होगा ना, जैसे आपने मान लो यूएस से आज आज यूएस से $1 लाख का लोन लिया, ठीक है, और आपने इसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया इंडिया में, तो इंडिया में 5 साल के बाद ये 1 लाख प्लस कुछ अमाउंट बनेगा। अब इस 1 लाख प्लस कुछ अमाउंट को, मतलब ये तो आईएनआर में कन्वर्ट करोगे आप आज आईएनआर में इसके 1 लाख को, और फिर इसको इन्वेस्ट करोगे तो ये कुछ 85 लाख प्लस अमाउंट कुछ बनेगा। एक मिनट, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे ईयर 0 है ये, और ये ईयर 5 है, तो ईयर 0 में आपने क्या करा, आपने बोरो करे $1000, से फॉर एग्जाम्पल 1000 बोरो करे @3%। फिर आपने क्या करा, इसको कन्वर्ट करा, कन्वर्ट इनटू आईएनआर @85। तो ये कितना हुआ, 85,000 बना। अब इस 85,000 को आपने क्या करा, आपने इन्वेस्ट करा फॉर 5 ईयर्स @8%। ये 8% से आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 5 साल के लिए। ठीक है, समझना इधर, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आपका कितना अमाउंट बन रहा है, ये 85,000 का, मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो आपका 85,000 का जो अमाउंट है ये बनेगा 1.08। It would have become 1,24,892 रुपीस इन 5 ईयर्स। अब 5th ईयर के एंड में क्या होगा ना, जब आप इसको वापस डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो जो रेट आएगा, वो रेट पता है कितना आएगा आपको? अभी ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगेगा कि ये चीज कैसे होगी। वो रेट उतना ही आएगा जिस रेट पे इस अमाउंट से एग्जैक्टली आप $1,000 खरीद पाओ। समझ रहे हो, मतलब उस टाइम पर जब आप जाके देखोगे 5 साल के बाद, तो डॉलर का जो रेट होगा वो $124.90 के आसपास होगा, अगर ये सिचुएशन बनी रहती है तो। समझना, मतलब यहां पर आपको प्रॉफिट नहीं कमाने दिया जाएगा। अगर डॉलर का रेट, मान लीजिए यहां पर डॉलर का रेट $110 होता है, तो भी क्या आपने प्रॉफिट बना लिया? क्या बिल्कुल बना लिया ना, बैठे बैठे फ्री में प्रॉफिट बनाया। और अभी तो आपको ये पेमेंट भी करना है 3% का, वो भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, या आर्बिट्राज मार्केट करने नहीं देगा कभी भी डॉलर के रेट में। समझ रहे हो आप, इन्वेस्ट करोगे आप इंडिया में तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, लेकिन क्या होगा, आईएनआर डिप्रीशिएट हो जाएगा। हुआ ना डिप्रीशिएट, ₹85 का आईएनआर 124 हो गया ना, ड्रास्टिक डिप्रीसिएशन आया, 50% डिप्रीशिएट हो गया। जितना आपने कमाया उतना डिप्रीशिएट हो गया। तो यूएस का इन्वेस्टर है, उसको कोई रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा ही नहीं। यूएस की करेंसी अप्रिशिएट होगी तो जितने भी रिटर्न्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे सारे के सारे। समझ रहे हो आप, आपको जितना गेन होगा ना वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। आपको इसको जब आप कन्वर्ट करने जाओगे तो ये एग्जैक्टली $1,000 में कन्वर्ट होगा, उल्टा आपको जेब से भरना पड़ जाएंगे 3%, या शायद वो $1,03,000 के आसपास मिले आपको, एग्जैक्ट इसके आसपास मिले मार्केट। समझ में आ रही है चीज? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। तीसरी चीज क्या होती है, फ्लो ऑफ कैपिटल। मतलब
कोई भी करेंसी जो होगी, यूएसडी और डॉलर है, यूएसडी और आईएनआर है, ठीक है, इसका रेट कैसे डिसाइड होगा पता है? इसका रेट डिसाइड होगा कि इंडिया से कितना माल बाहर जा रहा है, कितना माल इंडिया के अंदर आ रहा है। अगर कोई कंट्री है जिसका करंट अकाउंट का जो सरप्लस है, करंट अकाउंट सरप्लस मतलब जो हम रोज की लेन देन में चाय पत्ती खरीद रहे हैं, कॉफी खरीद रहे हैं, चॉकलेट खरीद रहे हैं, फार्मास्यूटिकल खरीद रहे हैं, ठीक है, ये अगर मेरा सरप्लस में है, सरप्लस में का क्या मतलब है? मैं भेज ज्यादा रहा हूं और मंगवा कम रहा हूं, मेरे पास ज्यादा डॉलर्स आ रहे हैं और कम डॉलर्स जा रहे हैं। समझ रहे हो? इस तरह की इकोनॉमी है। क्या चाइना के पास करंट अकाउंट सरप्लस होगा क्या? सोच के बताइए। क्या चाइना के पास करंट अकाउंट सरप्लस होगा? बिल्कुल होगा। समझ रहे हो आप? इट इज होगा ही होगा। पूरी दुनिया को चीजें सप्लाई करता है डेली बेसिस पे, तो करेंसी अप्रिशिएट होती है। समझना, जो थ्योरी पढ़ रहे हो यहाँ पर और जो प्रैक्टिकल है वो बहुत अलग है। इसमें बहुत सारे रोल्स हैं जो प्ले करते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कारण क्या है? आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से, तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी लोकल करेंसी की। दूसरी चीज, सेकंड नंबर पे आओ, करंट अकाउंट डेफिशिएट, इंडिया जैसा केस, सॉरी या यूएस जैसा केस। क्या यूएस हर चीज को कंज्यूम करने वाली चीज को बाहर से मंगवाता है? तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि यूएस की करेंसी डिप्रिशिएट होगी। लेकिन उतना इंपैक्ट अगर ये नहीं होता तो यूएसडी और ज्यादा ताकतवर होता, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, थर्ड इज कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो मतलब कि कोई करेंसी है जहां पर, कोई कंट्री है जहां पर लगातार कैपिटल आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है बाहर से, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट आए जा रहे हैं बाहर से। इंडिया जैसा एग्जाम्पल ले लो, तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आईएनआर अप्रिशिएट करेगा? नहीं। अगर ये कैपिटल इनफ्लो नहीं होता तो आईएनआर और ज्यादा अप्रिशिएट करता। और कैपिटल आउटफ्लो, जहां पर यूएसडी के लोग, यूएस के लोग बाहर की चीजें खरीद रहे हैं, यूएस इज अ कैपिटल आउटफ्लो नेशन। समझ रहे हो? यूएस का काम क्या है? यूएसडी प्रिंट करके पूरी दुनिया में सप्लाई करना, दैट इज द एग्जैक्ट जॉब ऑफ यूएस इकोनॉमी। यूएस का एज अ एंटिटी यही काम है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इन्फ्लेशन और फ्लो दोनों एक साथ चलते हैं। आप दोनों को, आपको दोनों का नेट इंपैक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल फ्लो डोमिनेट कर जाता है ना, कि यार हमारा तो कैपिटल फ्लो है वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो करेंसी अप्रिशिएट होगी। और करेंसी अप्रिशिएट होगी डिस्पाइट इन्फ्लेशन के, डिफरेंस, इन्फ्लेशन कुछ भी आ रहा हो तो भी। मतलब अगर कैपिटल फ्लो डोमिनेट करेगा, जो चीज डोमिनेट करेगी, तीन फैक्टर बताए मैंने आपको यहाँ पर। एक मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बताया, कि इन्फ्लेशन बताया, कैपिटल फ्लो बताया। जो चीज डोमिनेट करेगी उस चीज की तरफ रुझान चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंस इंडिया में हायर इंटरेस्ट रेट है, तो क्या करते हैं, ज्यादा लोग आईएनआर खरीद रहे हैं, तो यूएस के लोग क्या करते हैं, यूएसडी आईएनआर इंडिया में भेज रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आईएनआर बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म में ही होगा ये चीज? तो इससे क्या आईएनआर बढ़ रहा है? नहीं, आईएनआर की तो 12 बजी पड़ी है, 86 रुपीज पे आ गया आईएनआर। शॉर्ट टर्म में अप्रिशिएट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में डिप्रिशिएट होगा। वाई लॉन्ग टर्म में डिप्रिशिएट होगा? बिकॉज ऑफ दैट इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दैट इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। 85 रुपीज का आईएनआर 124 रुपीज पे आ गया। 85 रुपीज वाला डॉलर 124, आईएनआर हैज बीन डिप्रिशिएटेड। शॉर्ट टर्म में आप अप्रिशिएशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो आप? अभी आपके पास इनफ्लो आ जाएंगे थोड़ा टाइम के लिए, बट लॉन्ग टर्म में तो डिप्रिशिएट ही होगा। समझना, मेरा सर चकराने लगा, क्या चल रहा है ये अप्रिशिएट डिप्रिशिएट। समझना, मैं पूरा समराइज करता हूँ, डोंट वरी। बट उसके पहले आपको एक शानदार एग्जाम्पल बताता हूँ। एक ऐसी चीज जो आप एज अ असाइनमेंट आज लेके जाओगे, ये आप देख लेना मेरी तरफ से। बहुत कम, मैंने कितनी बार आपको मेरे मुंह से बोला कि ये यूट्यूब वीडियो देखो आप जाके, मैंने कुछ सोचा समझा तभी बोला ना। समझ रहे हो आप? अगर आपको ये समझना है, अभी जापान में देखना, अगस्त 2024 में कैश एंड कैरी ट्रेड हुआ था। जापान के साथ ये बहुत रेगुलर बेसिस पे कर रहा है यूएस। जापान में, जापान से लोन लेते हैं, उसको
यूएस, क्योंकि जापान में लोन 0% में मिलता है, उसको यूएस में इन्वेस्ट कर देते हैं, रिस्क फ्री रेट पे 1-1.5-2% कमा के निकल जाते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, करो ट्रेड अनवाइंड करे, उसके कारण जापान में रेट राइज हो गए। समझना, शार्प मूवमेंट्स आए जापानीज येन में। अब इसको अगर आपको समझना है, और इसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज बताऊं, अगर आपको यह समझना है कि जापानीज हाउसवाइफ्स ने कैसे पैसा बनाया पूरी दुनिया को चूना लगा के इस चीज में, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना। मार्केट विस्फरर करके एक चैनल है, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाई है, शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ठीक है, मिसेस वतानबे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है कि कैसे जापानीज हाउसवाइफ्स ने काम करा। आप जैसे ये खत्म करो वैसे ये देखना शुरू करना। ठीक है, तो एक बार अपन समराइज कर लेते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। तो हमने ये सीखा कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के जो डिफरेंसेस होते हैं उनके कारण डिप्रिसिएशन होता है। किस करेंसी में डिप्रिशिएट होगा? जो करेंसी हाई इन्फ्लेशन की है, जो करेंसी में हाई इंटरेस्ट रेट है, उसकी करेंसी डिप्रिशिएट होगी लॉन्ग रन में। 85 रुपीज वाला जो डॉलर है मेरा, 85 रुपीज पर डॉलर से बढ़ के मैं 124 रुपीज पर डॉलर पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इन शॉर्ट, समझना, इन शॉर्ट टर्म में जो फ्लो ऑफ करेंसी है वो डिमांड और सप्लाई से फ्लक्चुएट हो सकती है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं एक्सचेंज रेट्स को, एक फ्लक्चुएट करते हैं। ट्रेड के फ्लो, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, सेंट्रल बैंक के स्टैंड क्या है, क्योंकि इंडिया की तो मैनेज्ड इकोनॉमी है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है। ठीक है, थर्ड, मार्केट की क्या लिक्विडिटी है, मार्केट में क्या लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री ऑफ रुपी देखोगे तो ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, अपन इस पे फिर से आएंगे। 1913 से 1947 तक, ठीक है, हमारा इंडिया और यूएस का कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता था। यूएस की भी हालत टाइट थी, अपनी भी हालत टाइट थी, समझ रहे हो? तो बीच में इंडिया को कुछ भी खरीदना होता था ना, तो इंडिया डायरेक्टली ट्रेड किसी से नहीं करता था। इंडिया किसके साथ बात करता था? यूके के साथ, और वाया यूके सब चीजें होती थी। तो अगर आप देखोगे तो 1913 से लेकर के काफी समय तक ये पैगी रहा। देख रहे हो आप, ये वाला हिला ही नहीं बिल्कुल भी। 2547 तक, राइट ओवर हियर इट वॉज पेग्ड। आप देख रहे हो सेम रहा इतने सालों तक, फॉर 7 8 10 ईयर्स। मैं बताता हूं क्यों। टिल 1965, रीजन बीइंग आर इकोनॉमी, आप देख रहे हो डॉलर वॉज कांस्टेंट एट 4.76 रुपीज 1951 से लेकर के 1965 तक, फॉर गुड 16 ईयर्स। समझना, गुड 14 ईयर्स। हाउ कम? ऐसा कैसे हुआ? तो उसका नुकसान भुगत रहे हो ना आज तक। आपकी इकोनॉमी ओपन ही नहीं करी आपने दुनिया के लिए, ट्रेड ही नहीं हुआ। ट्रेड नहीं हुआ, जा रहे कोई चीज बिक ही नहीं रही है तो कांस्टेंट रहेगी ना, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है? 1947 से 1970 के बाद क्या हुआ? जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो जापानीज, हम लोगों ने रुपए को ब्रिटिश पाउंड के साथ पैक कर दिया। ठीक है कि भैया हमारा तो ब्रिटिश पाउंड ही सब कुछ है, पहले तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही था, अभी भी हम इकोनॉमी समझते नहीं हम तो। अनटिल 1966 ये चीज हुई। जब तक ब्रिटिश पाउंड के साथ पैग रहा तब तक 4.76 चलता रहा। उसके बाद खोल दिया, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, इंडिया को बहुत ज्यादा सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का क्या मतलब है पता है? मेरे पास अब सामान मंगवाने का पैसा नहीं है। और जब ये हुआ ना, तो हमने हमारी करेंसी को डिवैल्यू करा। हमने बोला पहले $1 खरीदने के लिए 4.76 रुपीज देना पड़ते थे, अब $1 खरीदने के लिए 7.50 रुपीज देना पड़ते हैं। ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ने? क्या इससे गवर्नमेंट ने डॉलर बचा लिए? यस बचा लिए। क्या गवर्नमेंट ने रिटेल लोगों को डॉलर खरीदने से डिस्करेज कर दिया एकदम से 36% की हाइक बढ़ा के? अब बाहर से सामान मत मंगवाओ। समझ रहे हो आप? खर्चे रोक दिए ना अपने बाहर के सारे। तो जब पैसा बचेगा उससे जरूरत के खर्चे करेंगे, तेल मंगवाएंगे, समझ रहे हो, मेडिसिन मंगवाएंगे, कान के झुमके नहीं आएंगे, लिपस्टिक नहीं आएगी, एक बात बता रहा हूं, टी शर्ट शर्ट्स नहीं आएंगी। ठीक है, शैम्पू नहीं आएगा, कॉस्मेटिक्स नहीं आएगा, ये सब चीजें आती थी उस टाइम पर। 79 से 80s में क्या हुआ?
1971 में यूएस ने ब्रेटन वुड्स को अबैंडन कर दिया। ब्रेटन वुड क्या था? ब्रेटन वुड बोलता था कि आपको जितनी करेंसी छापनी है उतना आप गोल्ड रखो। यूएस ने बोला हमने जितनी करेंसी छापनी है ना उतना गोल्ड पूरी दुनिया में है नहीं इस समय, ठीक है। और ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही रिगरस प्रोसेस है, बहुत पुरानी चीजें करने के लिए इसको छोड़ो। तो यूएस ने छोड़ दिया, बोले आज से हम गोल्ड रिजर्व्स नहीं रखेंगे। तो बोले गोल्ड रिजर्व्स अगर नहीं रखोगे तो फिर तुम पे विश्वास कैसे करेगा कोई? तो बोले हम पे विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने रुपए को फिर से पैक करा स्टेबलाइज करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 10 साल में। ऑयल के अंदर जब बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ तो इंडियन रुपया और गिरा, एंड 1970s के एंड तक आते आते इंडियन रुपया 8 से 9 रुपीस पर डॉलर तक पहुंच गया, ठीक है। हाँ जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? 80s के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी बाहर से और रुपया और गिरा। 8 से 9 वाला जो रुपया था वो 17 साढ़े 17 रुपए पे पहुंचा। फिर 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस एक बार फिर से आया और हमारे पास हार्डली 2 हफ्ते के इंपोर्ट के बराबर का पैसा था, तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन स्कीम लेके आई, खोल दी दुनिया के लिए द्वार हिंदुस्तान के, आओ और इन्वेस्ट करो। और इस दौरान 17 रुपए का जो पैसा था, 17 रुपए का जो डॉलर था वो बढ़ के 25 रुपया प्रति डॉलर हुआ। 1990s के दौरान पैसा आता रहा, इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ता रहा, ट्रेड डेफिसिट्स बढ़ते रहे, लोग धड़ाधड़ बाहर से चीजें मंगवाने लगे, चाइना मार्केट पहली बार इंडिया के लिए एक्सपोज हुआ। और ये जो डॉलर था आपका 25 रुपए का 91 में, ये बढ़ के 45 रुपीज हो गया बाय अर्ली 2000, ठीक है। बाय अर्ली 2000 जब डॉट कॉम बबल फटा और यूएस का डोमिनेंस खत्म जैसा हुआ, उस टाइम पर ये वापस रुपया मजबूत हुआ और डॉलर हल्का सा नीचे गिरा। वो चार्ट में अपन ने देखा था शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और 2008 के बाद जब क्राइसिस आया और क्रूड ने 140 रुपए प्रति डॉलर टच करा, उसके बाद से डॉलर फिर कभी रुका नहीं और रुपया कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट होता गया। 2010 से 2020 के दौरान बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ वी डिपेंडिंग अ लॉट ऑफ इंपोर्ट्स, हम इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बन गए रादर देन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। हमारा जो रुपया था वो 45 से गिर के 75 रुपीस प्रति डॉलर तक आ गया। और 2020 से 2024 के दौरान भी डॉलर ऑन एन एवरेज 3% पर ईयर से गिर के 86 रुपीस तक आ गया। मुझे अच्छे से याद है जब डॉलर 85 से बढ़ के 45 से कंटिन्यूस जंप मारते हुए 60 पे आया था यहाँ पर इस पीरियड में, तब 2013-2014 में नरेंद्र मोदी जी जो सीएम थे उस समय गुजरात के, उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे देश का रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की मर्यादा भी गिर जाती है ना। 60 रुपए का डॉलर आपने और 26.5 रुपए नीचे ले आए। इसीलिए बोलते हैं बूमरैंग हो जाता है, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलना दूसरों के लिए, है ना। दूसरों को नेगेटिव दिखाने के लिए कभी बड़े बोल नहीं बोलना, बूमरैंग हो जाता है, वापस घूम के आपके पास आता है। अभी क्या हुआ? जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज है, सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहा है, लिक्विडिटी बूम है इतनी ज्यादा, और अब देखो आप डॉलर की हालत क्या, 86.5। समझिए। एक बार फिर से जरा अपन फाइनेंशियल ट्रिनिटी देखते हैं। फाइनेंशियल ट्रिनिटी में मैंने आपको बताया कि फ्री कैपिटल मोबिलिटी प्लस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अगर ये दो चीजें आप रखते हो तो आप क्या सेक्रीफाइस करोगे? आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को सेक्रीफाइस करोगे। मतलब यह है कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखते हो तो आप फ्री कैपिटल मोबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे, मतलब आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे ग्लोबली। और अगर आप फ्री कैपिटल मोबिलिटी रखते हो और इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हो तो आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे। समझिए, कर जाओगे। लेकिन इसके लिए है ना, क्या आप बहुत जरूरी कि आपकी करेंसी एक मजबूत करेंसी हो? एब्सोल्युटली यस। यूएस को अपनी करेंसी किसी के साथ पैक करने की जरूरत थोड़ा ना है। सर तो क्या आईएनआर मजबूत करेंसी है? देखो यार, मजबूत तो नहीं है लेकिन ऐसी करेंसी भी नहीं है जो धाराशाही हो जाए।
ठीक है, यहां पर मैं आपको 2 मिनट के लिए डेविएट करके पेगिंग ऑफ करेंसीज के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखो, कोई भी कंट्री जब किसी भी देश की करेंसी के साथ अपनी करेंसी को पेग कर देती है, तो वो ये मान लेती है कि भाई आप तो हमारे पास आ जाना। ठीक है, अगर मान लो इंडिया ने पेग कर दिया डॉलर को, कि डॉलर तो अब 80 रुपीज पे पेग हो गया है, तो इंडिया क्या बोल रहा है पता है? आप तो मेरे पास आ जाना, मेरे को गिन के 80 रुपए दे देना, मैं आपको $1 दे दूंगा। ठीक है, कभी भी, भले डॉलर का कुछ भी रेट हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। दैट इज पेगिंग। आप मेरे पास आ जाना, आप मुझे $1 दे देना, मैं आपको एक बर्मुडन डॉलर दे दूंगा। आप मेरे पास आ जाना, आप मुझे $1 दे देना, मैं आपको इतने हांगकांग डॉलर दे दूंगा। इसके पर्पस होते हैं तीन। नंबर वन, एक स्टेबिलिटी इन ट्रेड। स्टेबिलिटी इन ट्रेड का क्या मतलब होता है? जब आपको लगता है ना कि यार मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली मेरे इंपोर्ट्स पे, तो आप स्टेबल करने के लिए पैकिंग करते हो। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। चाइना ने करा था यूएस के अगेंस्ट में, पैक कर दी थी रेनबेनबी को। फिर सेकेंड होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। जब लग रहा था जिम्बाब्वे को कि यार कंट्री बाहर जा रही है, इन्फ्लेशन इज गोइंग आउट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नोट छाप दिए थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यूएस के साथ इसको पैक किया था। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। हांगकांग छोटा देश है, डिप्राइव्ड नेशन है। ठीक है, इंग्लिश कॉलोनीज ने बहुत लंबे समय तक हांगकांग को रूल करा है, अभी अभी आज़ाद हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है हांगकांग को आज़ाद हुआ है। ठीक है, छोटा कंट्री, सिटी कंट्री टाइप है, सिंगापुर जैसा, दुबई जैसा। ठीक है, सो यू नो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि पूरी दुनिया का उन पे, उनकी इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस है। बर्म्यूडा अगेन, माल्टा अगेन, दीज आर वेरी स्मॉल आइलैंड्स। टैक्स हेवन बनाया इन्होंने दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए। सिर्फ हांगकांग इज नॉट टैक्स हेवन, बट इन लोगों ने तो बनाया। तो इन्होंने भी अपनी करेंसी को यूएसडी के साथ पैक करा। क्यों करा? टू गेट द इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस कि चलो भाई, जो इकोनॉमी यूएस की है वो इकोनॉमी हमारी है, तो यूएस तो नंबर वन है, तो हम भी नंबर वन है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझिए क्या हुआ ट्रिनिटी का जब करेंसी पैग हुई तो। चाइना के साथ देखो, चाइना ने क्या करा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है भैया, हमने अपनाया। ट्रिनिटी, फाइनेंशियल ट्रिनिटी देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यस। क्या मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंडेंस आया? नहीं आया ना, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपको यूएस के साथ अपनी पॉलिसी अलाइन करनी पड़ेगी। क्या फ्री कैपिटल फ्लो हुआ? हुआ, बट विथ अलॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन। पता नहीं ये कब डीपेगिंग कर दे। जिम्बाब्वे के केस के अंदर फ्री फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अडॉप्ट हुए, लेकिन क्या मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंडेंस आया? कोई डिपेंडेंस नहीं आया, पूरी तरीके से रिलायंट हो गए आप यूएस पे। क्या कोई फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट लोगों के खाने के दाने लाले पड़ गए, क्योंकि अब डॉलर मिल नहीं रहा है उनको। जिम्बाब्वे में ये हालत है, डॉलर लेके मत चले जाना, काट देंगे आपको। हांगकांग माल्टा के साथ क्या हुआ? इन्होंने पैक करा टू सिग्नल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। ये भी क्या फुल्ली सरेंडर हो गई यूएस इकोनॉमी के सामने, फुल्ली तरीके से। लेकिन क्या फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ? बिल्कुल हुआ। आप जाओ हांगकांग डॉलर ले लो, हांगकांग में जितना डॉलर लेके जाना है लेके जाओ, जितना डॉलर निकाल के जाना है लेके निकाल के लेके जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो लिमिटेशन लाइक इंडिया। समझ रहे हो? ये तीनों का मैंने कॉन्ट्रास्ट दिया आपको पेगिंग के केस में। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो मैंने आपको बताया था ना, वो क्या होता है? हम क्या करते हैं पता है? हम हमारी प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज को दुनिया के लिए सस्ता कर देते हैं। मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है कि यार इंडियन करेंसी को डिवैल्यू कर दो, डिवैल्यू कर दो मतलब 100 रुपए प्रति डॉलर कर दो, तो 100 रुपए प्रति डॉलर कर दोगे तो क्या होगा? आज जो चीज 85 रुपीज की मिल रही है और सामने वाला $1 में उसको खरीद रहा है, अगर आज वो 100 रुपए $1 का हो जाएगा, तो वो $1 से कम कीमत में खरीदेगा ना 85 का माल। सोच के देखो ना। आज मैं इंडिया में आके हेयर कट कराता हूँ, तो मेरे को $1 में पेमेंट करना पड़ता है। $1 85 का है, तो मैं $1 देता हूँ, 85 रुपीज लेता हूँ, 85 रुपीज से हेयर कट कराता हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट ने करेंसी डिवैल्यू करके 100 रुपीज पर डॉलर कर दिया। अब जब मैं आया लेने, समझना, तो मैंने $1 दिया, तो मेरे को कितना मिला? 100 रुपए। तो मैंने बार बार को कितना दिया? 85 रुपीज, तो 15 रुपए बच गया ना। तो आप क्या करते हो? फॉरेन बायर्स को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए,
आप करेंसी को डिवैल्यू करते हो। जो आपका उससे क्या होता है, जो ट्रेड डेफिसिट होता है आपका, ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है कि आपने ज्यादा बुलाया कम भेजा, वो ट्रेड डेफिसिट है। और ट्रेड सरप्लस क्या है कि आपने ज्यादा भेजा कम बुलाया। लाइक चाइना इज अ ट्रेड सरप्लस कंट्री, ट्रेड डेफिसिट कंट्री इंडिया। तो डिवैल्यूएशन से ट्रेड डेफिसिट कम होने में मदद मिलती है क्योंकि एक्सपोर्ट्स जंप कर जाते हैं तुरंत, समझना। और लोअर करेंसी जो होती है ना, जब आप 100 रुपए कर दोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत चीप हो जाएगी, तो इसके लिए वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी भी फ्लरिश करती है। ये मेरिट्स हैं करंट करेंसी डिवैल्यूएशन की डीमेरिट्स क्या हैं? जो आपके एक्सटर्नल डेट्स हैं वो सब के सब रातों रात बढ़ जाएंगे ना। अरे भाई, मैंने तो $1 लाख उठा रखा था यूएस की बैंक से, मेरे को तो अभी के हिसाब से 85 लाख का पेमेंट करना था। मोदी जी कल सुबह आए, कल सुबह बोलते हैं कल से डॉलर 100 रुपीज, मेरे तो हवा टाइट हो गई। 85 लाख का मेरे को 1 करोड़ का पेमेंट करना है। कई बार ऐसा हो जाता है, इसी बड़ी सिचुएशन आ जाती है कि करेंसी वॉर जैसी सिचुएशन होती है। आप एक असाइनमेंट लिखो, एशियन करेंसी वॉर, आप गूगल सर्च करेंगे इसके बारे में एज अ रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है? कि आपको कर समझो ना क्या था एशियन करेंसी वॉर, क्यों हुआ था। मैंने आपको कितना शानदार, देखो यार, मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिक खड़ा करना है, आपको बेसिक पे खड़ा करना है, उसके बाद कर्म तो आपका काम है। मैं तो पार्थ हूं, मतलब पार्थ, आइडली पार्थ तो कृष्ण है, मतलब अर्जुन है, बट समझ रहे हो आप, है तो आइडियोलॉजी, समझ गए ना आप, काम तो आपको ही करना है भैया, समझना। तो चाइना क्या हुआ, चाइना 1990 से 2000 तक जबरदस्त ग्रो करा। चाइना ने अपनी करेंसी डिवैल्यू करी, चाइना ने खुद को कंजम्पशन इकोनॉमी से शिफ्ट करके एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी में करा। सर तो क्या मोदी जी करेंसी डिवैल्यू नहीं कर सकते? लेट्स डू इट एट 100, कमर टूट जाएगी। आर यू रेडी? क्या आप इतना तैयार हो कि दुनिया को आपने अपनी तरफ इतना झुका दिया है कि जैसे आप 100 रुपए पर डॉलर करोगे दुनिया टूट पड़ेगी मेड इन इंडिया गुड्स लेने के लिए? आई डोंट थिंक सो। चाइना वॉज दैट प्रोएक्टिव, बट क्या इंडिया उतना प्रोएक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं। देखना, इंडिया डिवैल्यूएशन, रादर जो इंडिया का डिवैल्यूएशन है वो तो रिएक्टिव इन नेचर हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू अ क्राइसिस। हमारे यहाँ पर एफडीआई तो आएंगे बाहर से पैसा लगाने, बट पूरा फोकस हमारा कंजम्पशन पे होगा। और सिंस हमने मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट यूज करा हुआ एक्सचेंज रेट, तो आरबीआई बार बार बीच में आएगा, ठीक है, चीजों को मैनेज करने के लिए। इट इज नॉट अ फ्री फ्लो। इस समय यूएसडी आईएनआर में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, अगर आप देखोगे तो इंडिया कहां पर खड़ा है फाइनेंशियल ट्रिनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या इंडिया में एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग होती है? होती है। आरबीआई को फुल कंट्रोल है, इट्स अ इंडिपेंडेंट बॉडी। क्या एक्सचेंज रेट हमारे फिक्स्ड है? बिल्कुल नहीं, हमारे एक्सचेंज रेट मैनेज्ड फ्लोटिंग है। व्हाट डू मीन बाय मैनेज्ड फ्लोटिंग? आरबीआई इंटरवीन करता है फॉरेक्स मार्केट में वोलेटिलिटी प्रिवेंशन के लिए, कि वोलेटिलिटी ना बढ़ जाए बहुत ज्यादा। आरबीआई आके बीच बीच में गेम के रूल्स चेंज कर देता है कि आज से ये बंद, कल से वो बंद। और कैपिटल मोबिलिटी हमारी है पार्शियल है, आप हिंदुस्तान के बाहर पैसा तो ले जा सकते हो, बट एक लिमिट से ज्यादा ले जाओगे तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ले जा तो सकते हो, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं है। ले जा तो भाई, मेरे को पढ़ना है सर, क्या मैं 10 लाख, क्या मैं, मुझे पढ़ना है, वाकई में पढ़ना है, जेन्युइन रीजन है, मैं 10 करोड़ रुपए ले जा सकता हूँ इंडिया के बाहर? क्या मैं इंडिया के बाहर $10 मिलियन ले जा सकता हूँ इन द नेम ऑफ एजुकेशन? येस यू कैन, इट इज नॉट डिसअलाउड। आपका पैसा है भाई, नहीं तो आप छोड़ दोगे ऐसे तो इंडिया की सिटीजनशिप फिर, राइट? तब तो ले जाने ही देंगे, है ना? आपका पैसा है, बट यू नीड टू टेक सीक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई विल गो इफ व्हाट बट हाउ व्हेन एवरीथिंग। क्यों चाहिए 10 मिलियन, क्या करोगे 10 मिलियन का, राइट? ये हम खड़े फाइनेंशियल ट्रिनिटी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अभी देखते हो तो इस समय पर जो डॉलर का रेट है दैट इज 86.5 रुपीज, एट इट्स लोएस्ट एवर। द रुपी इज स्टैंडिंग एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट एवर, ठीक है? नाउ अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत है अभी। इतना बवाल क्यों मचा है? हमारा हमारा जो टोटल ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 15% ट्रेड यूएस के साथ होता है, लेकिन हमारा जो टोटल ग्लोबल ट्रेड होता है
उसका 85% जो पेमेंट हम करते हैं वो यूएसडी में करते हैं। तो अगर यूएसडी बढ़ रहा है तो ये कंसर्न का विषय है इंडिया के लिए। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, समझ में आ रही है बात? अब चमक रहा है दिमाग में बिल्कुल। सोचो ना, डॉलर बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे इंपोर्ट महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होगा तो रॉ मटेरियल महंगा होगा, बढ़ जाएगा कीमत, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं ले रहा हूं। इट इज कॉल्ड एज डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स है क्या? हमने कुछ नहीं करा, हमने एक बेसिक फिगर बना दिया। फिगर ये बनाया कि यूएस के अगेंस्ट में हमने 6 बड़ी करेंसीज की एक बास्केट बनाई। यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोनर और कैनेडियन डॉलर। ये 6 करेंसीज को हमने एक तरफ रखा और यूएस को एक तरफ रखा, यूएस डॉलर को एक तरफ रखा, और हमने इसको ग्राफिकली प्लॉट करा। मतलब कैसे प्लॉट करा? आपने यूएसडी के साथ इसको कंपेयर कर लिया कि एक यूएसडी बराबर कितनी बास्केट करेंसी आ रही है। समझ रहे हो? ये एक बास्केट करेंसी से आप कितने यूएसडी खरीद सकते हो। तो हमने जब इसका चार्ट बनाया तो अब वो चार्ट जब ऊपर और नीचे होता है तो मुझे डॉलर का डोमिनेंस समझ में आता है। जैसे जैसे डॉलर का चार्ट ऊपर होगा वैसे वैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर होगा। क्या डॉलर का डोमिनेंस ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इंडिया मार्केट के लिए भी खतरे की घंटी होती है। कारण क्या है पता है? कारण ये है कि अगर डॉलर का डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब डॉलर इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड करेंसीज टू इन्वेस्ट इन, तो इंडिया से पैसा निकलता है, डॉलर में जाता है। इट इज एज सिंपल। टैक्स तो उनको देना नहीं इंडिया में, वैसे भी उनके लिए क्या है, ब्रोकरेज है, मिनिस्किल सा ब्रोकरेज होता है। अगर ट्रंप आता है तो डॉलर इंडेक्स अप होगा। ट्रंप ने आते के साथ ही बोला है कि हमारी जो पॉलिसीज होंगी दैट विल बी मोर टुवर्ड्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। हम लोग हायर टैरिफ्स लगाएंगे इंपोर्ट पे, सब कुछ यहीं बनाओ, यहीं बनाओ, यहीं कंज्यूम करो, क्यों मंगवाना है बाहर से? जब बाहर से मंगवाना नहीं है तो मेरे खर्चे कम हो जाएंगे, मेरे खर्चे कम हो जाएंगे तो मेरा करंट डेफिसिट कम होगा, मेरे को डॉलर कम देना पड़ेगा, मेरे पास डॉलर बचेगा। यूएसडी सोच रहा है, यूएस सोच रहा है मेरे पास यूएसडी बचेगा, उससे डॉलर स्ट्रांग होगा। यही कारण है डॉलर इंडेक्स भाग गया सटाक से। समझना। दूसरी चीज, ऑयल का इंपैक्ट देखो। यूएस ने क्या करा, बहुत एग्रेशन के साथ रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर बैन लगाया, सैंक्शन लगाया। सैंक्शन लगाने का मतलब होता है बैन लगाना। इनफैक्ट 2 कंपनीज थी, गैसप्रोम नेफ्ट और सुरगुत टेनेफ्टैगजैग। ठीक है, ये 30% रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट को करती थी। रशिया से जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 30% ये 2 कंपनी करती थी, सुरगु और गैसप्रोम। इन्होंने बोल दिया कि अगर किसी ने भी इनसे खरीदा कुछ भी तो दुनिया की कोई भी यूएस बिजनेस के साथ आप ट्रेड नहीं करवा पाओगे। अगर आपकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन दोनों कंपनी से तेल खरीदा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मैं डील नहीं करने दूंगा किसी भी यूएस कंपनी को। चाइना और इंडिया ने इस सैंक्शन का भरपूर फायदा उठाया। क्या हुआ, रशिया ने तेल के जहाज तो निकाल दिए थे, इन्होंने रातों रात सैंक्शन लगा दिया, तो जो तेल के जहाज खड़े रह गए है ना, जो उतरने वाले थे, जो फेवर्ड नेशंस में उतरने वाले थे, जापान जाने वाले थे, यूरोप जाने वाले थे, यूएस जाने वाले थे, वो सब रुक गए और प्राइजेस कोलैप्स हो गए रशियन ऑयल के। तो चाइना और इंडिया ने भर भर के रशियन ऑयल खरीद लिया, हमको फर्क नहीं पड़ता। आप देखो इतना खसिया गया ये बुड्ढा उस टाइम पर, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट इतने ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे रशिया से कि ये लोग है ना, सी द ब्लू लाइन यू आर सीइंग राइट, इट इज अ मंथ वाइज स्टैट्स ऑफ हाउ मेनी शिप्स जिसको यूएस ने सैंक्शन करा है। दे हैव सैंक्शन 265 शिप्स इन जनवरी 2024 जिन पे रशिया का तेल लदा हुआ था कि ये शिप को कोई उतरने नहीं देगा अपने यहाँ पर। ठीक है, नाउ इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण ये हुआ कि यार यूएस से रशिया से तेल की डिमांड पूरी नहीं होगी तो तेल की तो कीमत बहुत खराब हो जाएगी, तो शॉर्टेज हो जाएगी, तेल की कीमतें भाग के $80 पर बैरल हो गई। अब सिंस तेल खरीदने के लिए पेमेंट तो डॉलर में करना पड़ेगा तो डॉलर की कीमतें भी भाग गई। सिंपल सी बात है। तो जब डॉलर इंडेक्स ऊपर होगा और डॉलर का डोमिनेंस बढ़ेगा तो रुपए का डोमिनेंस कम होगा और इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। ये दिमाग में जमा लेना पूरा।
ठीक है, इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा है यूएस में। जब तक यूएस में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा फेड रेट कट नहीं करेगा। जब तक फेड रेट कट नहीं करेगा डॉलर बड़ा चंगा दिखता रहेगा, सबको अच्छा दिखेगा डॉलर एट हाई इंटरेस्ट रेट, इट्स वेरी ल्यूक्रेटिव। लोग डॉलर की तरफ भागते रहेंगे, दूसरी करेंसीज वीक होती रहेंगी, ये कॉमन है इस समय। तो रुपया अगर गिर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको समझना है कि डॉलर के बढ़ने से रुपए और क्यों गिर रहा है, समझना बेसिक अभी की जो गिरावट आई है ये वाली ताजा तरीन, ये जो 80-81 से जो 86 की गिरावट आई है पिछले 3 महीने में, ये क्यों आई है? तो हमने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाया था, प्लीज इसको देखिएगा। इसके अलावा भले ही रुपया अगर आप देखोगे बहुत तेजी से गिरा है, बट दूसरी करेंसीज के मुकाबले अगर आप देखते हो तो रुपया बहुत कम गिरा है। आप साउथ अफ्रीकन करेंसी को देखो, रुपए साउथ अफ्रीकन 7%, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्विट्जरलैंड, रशिया, ब्राजील, सिंगापुर, ताइवान, तुर्की, जापान, इंडोनेशिया, चाइना, देन इंडिया, right? And we are way above, I think we are almost half of average depreciation, right? इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जरूर कम हुआ है, 6 महीने 7 महीने के लो पर आए, अग्री, और आरबीआई इंटरवीन करके उसको सिचुएशन संभाल भी लेगा। आपको अगर रुपए को स्टेबल करना है ना तो इट विल कम एट अ कॉस्ट। अगर आपको रुपए को स्टेबल करना है और ग्लोबल वॉलेटिलिटी है और रुपए को स्टेबल करना है तो आरबीआई को अपने एक्शंस वॉलेटाइल करने पड़ेंगे। आरबीआई स्टेबल करेगा और कौन करेगा? अब आरबीआई को तेजी से एक्शन लेने पड़ेंगे क्योंकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी है। आपको चाहिए यूएसडी स्थिर हो जाए, दुनिया ऐसे जा रही है, आप चाह रहे हो इसको रोकना, तो आपको रोकने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, ऐसे करके तभी तो रुकेगा। तो आरबीआई को अब वॉलेटाइल एक्टिविटी, आरबीआई को अब प्रेशर लगाना पड़ेगा। आरबीआई इंटरवीन जब तक हाई नहीं करती है, आरबीआई जब तक लिक्विडिटी टाइट नहीं करती है, समझ रहे हो आप, तब तक ये चीज चलती रहेगी। रेट कट को डिले करना पड़ेगा आरबीआई को। अगर आरबीआई भी रेट कट कर देती स्वाहा हो जाएगा यूएसडी आईएनआर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या बेटर है, रुपए वीक करे कि रुपए स्ट्रांग करे। रुपए वीक करेंगे तो इंपोर्ट कॉस्ट हाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। रुपए स्ट्रांग करेंगे तो इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी, सॉरी एक्सपोर्ट कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज हो जाएगा, बट इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। जो आरबीआई के करंट गवर्नर है मिस्टर संजय मल्होत्रा, वो बोलते हैं कि मैं तो बोलता हूं फ्लेक्सिबल रुपी। आरबीआई का गवर्नर क्या बोल रहा है देखो आप, मतलब इसका आंसर फिर से फाइनेंशियल ट्रिनिटी में लाई करता है कि रुपए को इतना भी ज्यादा प्रोटेक्ट मत करो कि हम इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फ्री कैपिटल मूवमेंट खो दें, क्योंकि एट द एंड इन दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस तो करना ही है अगर रुपया बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो गया तो। ठीक है, वो बोल रहा है एक बैलेंस व्यू लो, तीनों को बैलेंस करके चलो, जैसा भी ऑलरेडी ले रहे हैं हम। अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में देखते हो, ठीक है, तो इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, समझ रहे हो आप। यहाँ पर डेफिनेटली बाहर से पैसा कंटिन्यूटी में आएगा, बट हमें ग्रो करने के लिए भी बाहर से चीजें खरीदने की जरूरत है। और अगर इस समय रुपए को अपने नेचुरल मूव से प्रोटेक्ट करके रखा गया ना तो आप कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर दोगे। आपको इस समय छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, बट देखते हैं। वाई रुपी इज ऑन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ डिप्रिसिएशन। रुपए में हमेशा देखना आप, क्या 100 रुपया प्रति डॉलर होगा अगले 10 साल में? हो जाएगा बहुत आराम से, 10-15 साल 20 साल में आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 86 है ना, अभी कितना चाहिए अब यहाँ से? 15-20% तो चाहिए, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। 3% हर साल का एवरेज ले लो आप, 10 साल के अंदर अंदर ही $100, 100 पर डॉलर हो रहा है। कारण क्या? इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल है, अपन ने जो डोसानॉमिक्स में समझा था, ये तो लॉन्ग टर्म में रहेगा ही रहेगा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट। क्या हम लो इन्फ्लेशन टारगेट कर सकते हैं? हम कभी नहीं टारगेट कर सकते एज इंडियन। तो क्या हिंदुस्तानियों का भाग्य है कि हमारी सीएफए की फीस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी? यस, एज एन इमर्जिंग कंट्री हमें बहुत ज्यादा स्पेंड करना है डेवलपमेंट पे, है ना। हमारी कैपिटल, हमारी लिक्विडिटी की नीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये सब चीजों के लिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आएगा। कितना डिप्रिसिएशन जस्टिफाइड है, कितना गिरे तो सही समझ में आता है, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है ना, कि इतना गिरेगा तो ठीक हो जाएगा, इतना बढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा। गिरेगा तो उसके प्रोज एंड कॉन्स है, बढ़ेगा तो उसके प्रोज एंड कॉन्स है।
ठीक है, बट फ्यूचर में क्या कंटिन्यूटी में ये चीज़ बढ़ती रहेगी? कंटिन्यूटी में ये चीज़ बढ़ती रहेगी। मतलब क्या डॉलर का बढ़ना और रुपए का कमज़ोर होना नियति है, हिंदुस्तान की नियति। अगर इसको रोकने की कोशिश करोगे, तो जो सपना देखा है ना आपने $50 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे पता है, हो सकता है आपको ये वीडियो एक बार दोबारा देखना पड़े, एक बार पूरा वीडियो फिर से देखना। मुझे बताना कि आपको कमेंट में वीडियो कैसा लगा। मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग आप और जो अगला कोई अच्छा टॉपिक आप सजेस्ट करते हो तो उस पे हम अच्छा सा एक सेशन बनाएँ। आई होप आपको संडे बहुत लर्निंग लगा होगा मेरे साथ 1 घंटा गुज़ार के। मैं आपसे मिलता हूँ अगले संडे, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।